लाइफ सचमुच ब्रह्मांड की सबसे विचित्र घटना है। मेरे ख्याल से यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ संभव है। मैं आज भी ब्रह्मांड के बनने की कहानी जानकर आश्चर्य से भर जाता हूं, लेकिन इसके अंदर जीवन कैसे बना, यह काफी उलझा हुआ सवाल है। आमतौर पर कहा जाता है कि जीवन किसी अनचाही घटना के कारण बना है। अचानक कहीं पर कुछ अणु एक दूसरे से टकराए और एक ऐसा अणु तैयार हो गया जो खुद विभाजित होने में सक्षम था। इसके बाद विकास की धीमी यात्रा शुरू हुई, जिससे पृथ्वी पर विकास की धीमी प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे विभिन्न तरह के जीव इसमें बनने शुरू हुए। लाइफ भी बिल्कुल मैटर की तरह ही बढ़ती है, अगर उसे सही समय और पर्याप्त परिस्थिति दी जाए। मेरे ख्याल से जीवन पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा है, लेकिन उसकी बात कभी और करेंगे। जैसे जैसे जीवन का विकास हुआ, उसने पृथ्वी को बदलना शुरू किया और पृथ्वी का ढांचा ही बदलता चला गया। लगभग 4.5 बिलियन सालों बाद मानव जाति का इसमें उद्भव हुआ। लेकिन जब लोग इस कहानी को सुनते हैं तो उन्हें ये बात हमेशा खटकती है कि जिन तरीकों की घटनाओं से हमारा विकास हुआ, उस तरह की गलतियां एक के बाद एक कैसे होती चली गईं। शायद साइंटिस्ट इसके पीछे किसी पारलौकिक शक्ति की बात करते हैं जो प्रकृति के नियमों को बनाती है, जिससे हम और हमारी दुनिया चलती है। और इन्हीं सब बातों के कारण जीवन का पृथ्वी पर होना महज एक इत्तेफाक नहीं लगता। सोचिए, पृथ्वी सूरज से ठीक उतनी दूरी पर है जितने पर यहां पानी बन सकता है। सूरज का साइज भी उतना ही है कि वो अगले 8 बिलियन साल और जल सकता है। इतने समय में हम आज से लाखों गुना प्रगति कर लेंगे। सोलर सिस्टम ऐसे तत्वों से भरा पड़ा है जिनसे जीवन उत्पत्ति हो सके, और ये सारे तत्व भी इसी कारण से बने क्योंकि कई सितारे पहले तबाह हुए थे। ये सितारे ब्रह्मांड में मौजूद प्राइमॉर्डियल गैस की अनियमितता से बने थे, और ये सब तो बिग बैंग से मची तबाही का सिर्फ 1 मिलियनवां हिस्सा है। तो क्या कोई सृष्टिकर्ता सच में है जिसने ये घटनाएं ऐसे प्लान की? मेरे ख्याल से ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा सोचिए कि अगर दूसरे यूनिवर्स भी हैं जो शायद हमारी तरह नहीं हैं, वो शायद किसी और बिग बैंग से बने हों, जिन पर फिजिक्स के दूसरे लॉज और कंडीशंस बनती हों। किसी में तो शायद ग्रेविटी और जीवन भी ना हो, किसी में हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज ना हो, तो तारे भी ना बने। तो फिर जीवन ना होना और ऐसे तमाम कारणों की वजह से पहले कई ब्रह्मांड और उनमें जीवन बनते और बिगड़ते रहे हो सकते हैं। तो शायद हमें खुद को इतने परफेक्ट यूनिवर्स में पाकर सरप्राइज नहीं होना चाहिए, जिसमें इतने सारे ग्रह परफेक्टली सूरज के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि ऐसी ही परफेक्ट जगहों पर ही जीवन पनप सकता है। हम यूनिवर्स के कई प्रोडक्ट्स में से एक हैं जो एक पुरानी और खूबसूरत प्रक्रिया से तैयार हुए हैं, लेकिन अद्भुत खोज भी उस कहानी की शुरुआत मात्र है जो फिजिक्स हमें बता सकती है।
हम मानव जाति के भविष्य में आने वाले संघर्षों की जानकारियां जुटा सकते हैं। और शायद हम इस ब्रह्मांड के भविष्य का भी पता लगा सकते हैं। एक कारण जिसकी वजह से मुझे कॉस्मोलॉजी पसंद है वो ये है कि ये सिर्फ हमें इन बड़ी गैलेक्सीज के बड़े जालों के बनने के बारे में ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि इसके भीतर ब्रह्मांड और हमारे लिए क्या रखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन मानवों में शामिल होंगे जो न सिर्फ अपने आगे के बिलियन सालों की बल्कि शायद समय के अंत की भी कल्पना कर सकेंगे। मैं सिर्फ कॉस्मोस के भविष्य को नहीं बल्कि हमारी मानव जाति के द्वारा झेली जा सकने वाली चुनौतियों को भी देखता हूँ, क्योंकि आखिर में हम सभी इस विशाल यूनिवर्स की बूंद बराबर संरचनाएं हैं। मुझे पता है कि हमारी जन्मदाता पृथ्वी हमेशा यूं ही हरी भरी नहीं रहेगी। हमारी पृथ्वी के महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और लगभग 75 मिलियन सालों के बाद ये साउथ पोल की तरफ खिसक जाएंगे। कोई नहीं जानता कि तब तक पृथ्वी रहने लायक बचेगी या नहीं, पर दुख की बात यह है कि इसे जानने के लिए भी शायद कोई नहीं बचेगा। जब हम भविष्य की जानकारियां जुटाते हैं तब समझ आता है कि ब्रह्मांड का एक काफी खतरनाक रूप भी है। हमारे ग्रह के पड़ोस में ही बिलियन एस्ट्रॉइड का अंबार लगा हुआ है। ये उसी प्रक्रिया में बचे हुए पिंड हैं जिससे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था। इनमें से कोई भी कभी भी हमारी पृथ्वी से आकर टकरा सकता है। ऐसा आपने सिर्फ किसी हॉलीवुड फिल्म में होता देखा होगा, मगर ऐसा सच में हो सकता है। हमने इनमें से कुछ को नाम भी दे रखा है। ये वाला एपोफिस कहलाता है। इसका नाम एक ऐसे इजिप्शियन डीमन के नाम पर रखा गया है जो अपनी डार्क और डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए जाना जाता था। इसे 2004 में खोजा गया। इसका साइज किसी 100 मंजिला इमारत जितना और वजन 20 मिलियन टन के बराबर है। स्पेस में 28,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार, जो एक बुलेट से 10 गुना ज्यादा है, इस गति से बढ़ते हुए ये एस्टेरॉइड दुनिया के सभी न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा शक्ति रखता है और हमें इसकी दिशा की अस्पष्ट जानकारी ही है। इसके असल रास्ते का तो पता ही नहीं लगाया गया है, पर 13 अप्रैल 2029 को ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से 23,000 माइल्स दूर से गुजरेगा और इसी रेंज में हमारी सारी सैटेलाइट्स भी चक्कर लगाती हैं। इसलिए ये जरूर थोड़ी डराने वाली बात है। सौभाग्य से इस बात की संभावना कम ही है कि ये पिंड पृथ्वी से टकराएगा, लेकिन हमारे लिए समस्या ये है कि स्पेस में और भी बड़ी चट्टानें घूमती रहती हैं। ब्रह्मांड में कई महाविशाल एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। कुछ तो 10 मील लंबे हैं। ये लगभग मैनहट्टन शहर के बराबर हैं और इस तरह हर 100 मिलियन सालों में एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराते हैं। आखिरी बार करीब 65 मिलियन सालों पहले यह घटना हुई थी।
जिसकी वजह से शायद डायनासोर भी गायब हो गए थे। हमें नहीं पता कि अगली बार ये टक्कर कब होगी। वो एस्टेरॉयड बड़ा हुआ तो पृथ्वी हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी और वही पृथ्वी पर जीवन की 5 बिलियन साल लंबी कहानी का अंत होगा। भले ही हमने उसे प्राकृतिक तबाही से पार कर लिया, तो भी हम खुद को आसानी से तबाह कर सकते हैं। पिछले 10,000 सालों में मानव ने पृथ्वी पर अपना वर्चस्व बनाया है और यह सोचकर विश्वास नहीं होता कि हम इवोल्यूशन का सबसे बड़ा इनाम हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे चालाक दिमागों ने दुनिया को और हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। बैक्टीरिया के पास दिमाग नहीं था, फिर भी वो 3 बिलियन साल जिंदा रहा और अब भी है। पर हमारे केस में हमारी बुद्धि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ ले गई, मगर यही टेक्नोलॉजी कई तरीकों से हमारा सर्वनाश कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा खतरा है न्यूक्लियर वेपन्स का। भले ही न्यूक्लियर वॉर की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन पिछले 100 सालों में एक बार, और अगर हम 1 लाख सालों की कल्पना कर पाएं, तो उसमें 100 से भी ज्यादा बार न्यूक्लियर तबाही मचने की संभावना है। मैं युद्ध न होने की बातों को अविश्वास से देखता हूं, क्योंकि अगर हम हथियार बना सकते हैं तो इसे इस्तेमाल करने में भी हमें संकोच न होगा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ब्रह्मांड अपने और नए पत्ते खोल रहा है। ब्रह्मांड में कुछ बेहद शक्तिशाली चीज हैं जो पृथ्वी को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड अपनी पुरानी धुन पर थिरक रहा है, वैसे वैसे नए सितारे बनते जा रहे हैं। और चूंकि वहां लाखों करोड़ों सितारे हैं, इसीलिए हर पल वहां कोई ना कोई सुपरनोवा ब्लास्ट होता ही रहता है। उदाहरण के लिए हमारी गैलेक्सी में हर 50 साल में एक तारा टूटता है, मगर यह ब्रह्मांड के लिए पलक झपकने जितना समय है। इस बात की संभावनाएं हैं कि किसी सुपरनोवा ब्लास्ट से ही कई करोड़ साल बाद पृथ्वी भी तबाह हो जाएगी। एक सुपरनोवा जिसे बाय एक्सीडेंट डिस्कवर किया गया था, हमारे लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। 1967 में जब कोल्ड वॉर का दौर था, यूएस सैटेलाइट ने गामा रेज के घातक सिग्नल्स को पकड़ा। गामा रेडिएशन सबसे खतरनाक स्तर का होता है और ये किसी एटॉमिक हथियार से भी निकल सकता है। तो क्या उन्होंने जिन गामा रेडिएशन को पकड़ा वो नए शक्तिशाली होते सोवियत रूस में बने बम के सबूत थे? मगर गनीमत थी कि इसका जवाब नहीं में था। अमेरिकी वैज्ञानिकों को अपनी रिसर्च में यह पता चला कि गामा रेडिएशन का यह तूफान असल में स्पेस से आ रहा था। उस वक्त रूस के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। दशकों बाद भी हम पता नहीं लगा सके हैं कि रेडिएशन के तूफान आते कैसे हैं। मगर एक सही समझे जाने वाली थ्योरी यह है कि ये किसी स्पेशल इफेक्ट की तरह सुपरनोवा से आते हैं, जिसे गामा रे बस्टर कहा जाता है। और हम नहीं जानते कि कोई गामा रे बस्टर पृथ्वी के कितने पास है। पृथ्वी से 8000 प्रकाश वर्ष दूर
इस स्पाइरल प्लाज्मा में एक तारा है WR104। इस स्टार के अंदर ही एक ब्राइट स्फीयर मौजूद है जो लगातार गर्म रेडिएशन छोड़ रहा है। हमें आशंका है कि ये वही तारा है जिसका जब अंत होगा तो ये अपने दोनों पोल्स से दो खतरनाक तरह के रेडिएशन छोड़ेगा। ये सितारे रेडिएशन बनाकर ही खुद को तबाह करते हैं। इनमें इतनी ऊर्जा होती है कि जितना हमारा सूरज अपनी लाइफ भर में प्रोड्यूस करता है। ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटना कही जा सकती है। कोई नहीं जानता कि WR104 ऐसा करेगा या नहीं। इसकी रेडिएशन सीधे पृथ्वी से टकराएगी या नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम पर हाई रेडिएशन का सैलाब आ जाएगा और तबाही तय है। इस रेडिएशन से सबसे तेज गर्म हवाएं चलेंगी जो ओजोन को तबाह कर देंगी, जिस वजह से सन रेडिएशन सीधे पृथ्वी पर पहुंचेगा। ये भले ही किसी फिल्म जैसा लगे, लेकिन ये दूसरी बार होगा जब हमारी पृथ्वी पर आकाश कुछ यूं दिखेगा। 450 मिलियन साल पहले यहां रहने वाले आधे से ज्यादा जीव यूं ही मारे गए थे। इसके पीछे का कारण ऐसी ही खतरनाक गामा रेडिएशन को माना जाता है जिसने पृथ्वी के एक सिस्टम को नेस्त नाबूद कर दिया था। मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहता हूं, मगर मानव जाति के किसी और ग्रह की खोज का यही सही समय है। हमें अपनी प्रजाति को दूसरे ग्रहों तक पहुंचाने में ही समझदारी है और सौभाग्य से वो प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। मेरे ख्याल से अपोलो 11 का लॉन्च मानव जाति के इतिहास में मील का एक पत्थर था। और ये ब्रह्मांड की हमारी यात्रा में एक नया मोड़ था। हमारे रूप में पहली बार जीवन पृथ्वी से ब्रह्मांड तक पहुंचा और किसी दूसरी धरती पर स्थापित हुआ। एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स आज भी वैसे के वैसे ही हैं और मेरे विचार से वो इस बात की गवाही देते हैं कि कॉस्मॉस की कहानी का अगला चैप्टर होने वाला है ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में फैलता जीवन। जैसे जैसे ब्रह्मांड पुराना हो रहा है, हमें और समझदार होना होगा। मेरे ख्याल से हमें मून से भी आगे जाना पड़ेगा, कम से कम मार्स तक। ये लाल ग्रह हमारे एवोल्यूशन में और शायद कॉस्मॉस की कहानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यह शायद मानव जाति की यूनिवर्स यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव होगा।
मार्स पर हुए रोबोट मिशन से वहां की खूबसूरती और छुपे हुए खतरे दोनों की तस्वीर हमें मिली है, और मुझे लगता है यहां सबसे पहले इंसान के तौर पर पहुंचना काफी रोचक होगा। ये पृथ्वी से ज्यादा ठंडा और सूरज से 50 मिलियन मील दूर है, इसलिए ये उतना गर्म नहीं है और यहां काफी जल्दी तापमान बदलता है। अचानक से 80 डिग्री से -200 डिग्री सेल्सियस कुछ मिनट में ही हो जाता है। अगर हमने ठंड से खुद को बचा भी लिया तो भी लो ग्रेविटी मुसीबत बनकर खड़ी हो जाएगी। मार्स पृथ्वी की तुलना में आधा है और यहाँ की सिर्फ 38% ग्रेविटी ही वहाँ महसूस होती है, जिसके कारण वहाँ जाने वाले लोगों की हड्डियां और मसल्स कमजोर होकर खत्म होती चली जाएंगी। अगर मार्स पर ठीक ठाक समय बिता लिया तो आप में पृथ्वी पर लौटने के बराबर भी शक्ति नहीं बचेगी। लो ग्रेविटी का मतलब यह भी है कि मार्स अपना एटमॉस्फेयर होल्ड करने में कठिनाई महसूस करता है। वहां पृथ्वी के मुकाबले 100 गुना कम प्रेशर पर हवा मौजूद है। मार्स पर कई हार्मफुल रेडिएशन मौजूद हैं जो सूरज से आते हैं। भले ही वो सूरज से काफी दूर है, पर पृथ्वी की तरह उसे वहां बचाने हेतु कोई मैग्नेटिक फील्ड या ओजोन लेयर नहीं है। वहां सबसे पहले जाने वाले लोगों को अपना खास ख्याल रखना होगा। शायद उन्हें अंडरग्राउंड ही रहना पड़े। मगर मेरे ख्याल से मार्स की इन कंडीशंस को बदलना एक दिन संभव हो जाएगा। शायद इसके लिए हमें स्पेस मिरर्स की मदद लेनी पड़ेगी, जो इसे वो गर्मी और पावर देंगे। सही तरह से टेक्नोलॉजी के प्रयोग से सब कुछ संभव हो सकता है। अगर हम बड़े बड़े रेडिएशंस को ब्लॉक कर सकने वाले डोम्स बना लेते हैं तो हम वहां पर अपना एटमॉस्फेयर भी बना पाएंगे। आज से 500 साल बाद, जो वास्तव में काफी कम समय है, मार्स पर अपनी भाषा, करेंसी और खाना पीना होगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं हैमबर्गर खाने को मिल जाएगा। लेकिन यह तय है कि जैसे जैसे यूनिवर्स की उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी भी मानवता की दूसरे ग्रहों में एंट्री की गारंटी तय करेगी। थोड़ा आगे जाएं तो यह साफ है कि हमारा सोलर सिस्टम भी इससे पहले बने सोलर सिस्टम की ही तरह एक दिन खत्म हो जाएगा। अभी की बात करें तो सूरज अपनी आधी जिंदगी जी चुका है और ये वक्त बीतने के साथ और गर्म और चमकीला होता जाएगा और 1 बिलियन सालों में ये 6% और चमकीला हो जाएगा। कुछ 5 बिलियन सालों में सूरज का तापमान करीब 200 बिलियन डिग्री बढ़ेगा। और तब पृथ्वी पत्थरों और पिघले मेटल से बनी हुई एक बंजर ग्रह ही रह जाएगी। इसकी सारी जिंदगियां सालों पहले तबाह हो चुकी होगी। यही हमारे प्लैनेट की किस्मत है। मगर सूरज की कहानी खत्म नहीं होगी। जैसे जैसे सूरज का फ्यूल खत्म होगा, वो एक्सपैंड होकर रेड जायंट में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तब ये हमारे जीवन दाता से हमारा काल दूत बन जाएगा।
7 बिलियन सालों बाद सूरज आज से 2 गुना ज्यादा बड़ा होगा, लगभग 200 मिलियन माइल्स चौड़ा। ये इतना बड़ा हो जाएगा कि शुरुआती 2 प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस और शायद अर्थ भी खत्म हो जाएगी। मगर जैसे जैसे ब्रह्मांड अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, हमें नए मौके भी मिलेंगे और शायद हम ब्रह्मांड से मिले इन मौकों से जीवन को बचा लें। ये है ग्लीसा 581T। ये बिल्कुल पृथ्वी जैसा एक बड़ा पथरीला ग्रह है जो ठीक ठाक दूरी पर मौजूद है। ये और इस तरह के कुछ और ग्रह ही भविष्य में हमारा घर बन सकते हैं। ब्रह्मांड के महाविनाश से पहले हमारा बसाया हुआ शरण स्थल हो सकते हैं। 2007 में खोजा गया यह प्लैनेट पृथ्वी से 7 गुना बड़ा है। यह सूरज के बजाय किसी दूसरे तारे की परिक्रमा करता है, मगर यह ठीक उतनी ही दूरी पर है जितनी पर इसके तल पर पानी मिलना संभव है। लेकिन अगर यह हमारे दूसरे शरण स्थल के तौर पर भी हो जाए, तब भी हमें कुछ बेसिक चुनौतियों से पहले निपटना होगा। ग्लीसा दूर, बहुत दूर है, पृथ्वी से 20 लाइट ईयर्स से भी दूर, लगभग 120 ट्रिलियन मील दूर। इस दूरी का ठीक ठाक आइडिया और इसकी चुनौती को समझने के लिए हम अब तक के बने सबसे तेज अंतरिक्ष यान का सहारा लेंगे। वॉयेजर 1 1977 में लॉन्च किया गया था और आज कई साल बाद भी ये करीब 13 बिलियन मील ट्रैवल कर चुका है। जुपिटर और सैटर्न पर मिशन के तौर पर जा चुका है। ये उन्हीं की ग्रेविटी से अपनी स्पीड को बूस्ट करता है, जिस वजह से इसके नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। ये भले तेज ना लगे, पर ये 11 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता है। पृथ्वी पर यह रफ्तार कुछ यूं दिखाई देती है। ये 39,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार है। इस स्पीड से हम 1 घंटे में 1.5 बार दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। तो वॉयेजर की रफ्तार से चल रहे किसी स्पेस शिप को हमारी पृथ्वी जैसे दूसरे प्लैनेट ग्लीसा पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? इसका जवाब ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाता है। 11 मिलियन मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चलकर भी ग्लीसा तक पहुंचने की यात्रा 3,50,000 वर्षों से भी ज्यादा की होगी। शायद हमारे पास वक्त बदलते हुए इस ब्रह्मांड में जीवित रहने का और इसके दूसरे चमत्कारों को देख सकने का यही सही मौका है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें एक बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी और इसके लिए काफी सधी हुई इंजीनियरिंग की जरूरत होगी। कॉस्मोलॉजी की फील्ड में ऐसे कई लोग हैं
जो मेरी तरह ही विश्वास करते हैं कि लंबी दूरी तय करने के रास्ते खोजना मानव जाति को जीवित रखने के लिए बेहद जरूरी होगा। अगर हम दूसरे सोलर सिस्टम में ट्रैवल करने लायक मशीन बना लेते हैं, तब हम कई संभावनाएं सच कर सकेंगे, जैसे मानव जाति का और कई बिलियन साल तक जीवित रहना। आजकल के इंजीनियर ऐसे शिप बनाने में जुटने की सोच रहे हैं और वो कुछ ऐसा दिखेगा। वो शायद एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे या एंटी मैटर का, या उससे भी किसी ताकतवर फ्यूल का जो उन्हें शक्ति देगा। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे लिए तकनीकी चीजें समस्याएं नहीं बनेंगी, बल्कि आर्थिक समस्याएं ज्यादा बड़ी होंगी। एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने वाली स्पेस शिप बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और इसे बनाने वाले समाज को शायद उसका इतना फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो इसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो ऐसी मशीन बनाना शायद मानव इतिहास में सहयोग का सबसे बड़ा उदाहरण होगा, या फिर इसे इसमें यात्रा करने वाले लोग ही बनाएंगे। और यहीं से दूसरी चुनौती सामने आ जाती है। अगर वो बहुत बहुत तेज गति से भी चलती है, मान लीजिए वॉयेजर से 1000 गुना ज्यादा तेज, लगभग 11,000 मील प्रति सेकंड, तब भी हमारे सबसे करीबी स्टार सिस्टम तक पहुंचने की यात्रा में 73 साल लगेंगे। इतनी लंबी यात्रा का मतलब है कि कम से कम एक मानव पीढ़ी को अपनी पूरी जिंदगी स्पेस में बितानी पड़ेगी, और हम उनके काम को ठीक से देख समझ भी नहीं पाएंगे। एक मानव पीढ़ी को स्पेस में रखने के इस विचार पर विशेष चिंतन होना चाहिए। और अगर हम मानवों के जीवन काल को बढ़ा दिया जाए, तो ऐसी कोशिशें की जा सकती हैं जिससे हम स्पेस में लंबी यात्राएं कर पाएं, और शायद आखिर में हम यही करने की ही कोशिश करेंगे। इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। मुझे अपने निजी अनुभव से पता है, भले ही मेरे मसल्स काम नहीं करते, लेकिन मेरी आंखें और दिमाग ठीक हैं, और टेक्नोलॉजी मुझे बोलने चलने में मदद करती है, और भविष्य में टेक्नोलॉजी हमें इससे भी कई ज़्यादा चीज़ें करके देगी। अगले 100 सालों में हम अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज में अलौकिक परिवर्तन देखेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें लंबे जीवन काल और इंटेलिजेंस देगी। अगर हम अपनी स्किन को मॉडिफाई कर लेंगे तो रेडिएशन से भी बच जाएंगे, जहरीली गैसों को सहन कर लेंगे, इन्फेक्शन से हमें कोई खतरा न होगा। हम शायद सिंथेटिक डीएनए का इस्तेमाल कर ऐसे आर्टिफिशियल ऑर्गन बना लें जो स्पेस में हमारे लिए उपयोगी हों। ऐसा विकास हमें लंबी यात्राओं और दुर्लभ स्थितियों में भी जीवित रखेगा। मैं अपने बाद आने वाली पीढ़ी को हमारी गैलेक्सी को छोड़कर आगे के दूसरे तारों तक पहुंचने की कल्पना कर सकता हूं। अगर वो अपने बायोलॉजिकल कार्गोस को उन सोलर सिस्टम तक ले जाएं जिन्हें हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं,
इस तरह के शिप को डिजाइन किया जा सकता है जो अलग होकर फैल जाएंगे, और ये सभी चमत्कार हमसे ही शुरू होंगे। इस तरह के शिप को डिजाइन किया जा सकता है जो अलग होकर फैल जाएंगे, और ये सभी चमत्कार हमसे ही शुरू होंगे। जब हम इंटरस्टेलर स्पेसेस में यात्राएं कर रहे होंगे, हमें मालूम है कि हम प्रकृति के सबसे गहरे राजों को भी समझ जाएंगे। मुझे आशा है कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा जैसे रहस्यमयी सवाल का जवाब खोजकर इस प्रश्न को सुलझा पाएंगे कि ब्रह्मांड आखिर बना ही क्यों था। मैंने एक बार जापान में एक लेक्चर दिया था जहां पर मुझे ब्रह्मांड के अंत पर बातें करने से रोक लिया गया था, क्योंकि उससे जापानी स्टॉक मार्केट पर बुरा प्रभाव पड़ता। और मुझे नहीं मालूम कि यूनिवर्स कब और कैसे खत्म होगा, लेकिन आप में से जो लोग भी अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर चिंता कर रहे हैं, मेरे विचार से अपने स्टॉक्स को इतनी जल्दी मत बेचिएगा। 13.7 बिलियन साल जीकर भी हमारा ब्रह्मांड बस अभी जवान हुआ है। और इसके अंत की कोई तारीख जो वैज्ञानिक सोच पाते हैं वो आज से 30 बिलियन साल बाद की है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हमारे सूर्य के विस्फोट होने के कई साल बाद भी कई नए सितारे बनेंगे, और उनमें से कुछ के आसपास तो नए प्लैनेट्स भी होंगे जो वही एटम्स लिए होंगे जिनसे आप और मैं बने हैं। शायद हमारा अंत किसी फ्यूचर एलियन सिस्टम की तरह होगा, लेकिन इसकी संभावनाएं काफी कम हैं। लेकिन यह बिल्कुल सही है कि हम सभी इस ब्रह्मांड पर मेहमान मात्र हैं जिन्होंने एटम्स को संजोया है। वो एटम्स इस विशाल ब्रह्मांड के किसी हिस्से में हमारे जाने के बाद भी हमेशा रहेंगे, और ग्रेविटी लगातार अपना महान काम करते रहेगी। वो और भी नई गैलेक्सीज को इस तरह बनाएगी जैसे उसने हमारी गैलेक्सी को बनाया था। सुपर कंप्यूटर की हेल्प से हम ये पता लगा सकेंगे कि ग्रेविटी कैसे एक गैलेक्सी को दूसरी से जोड़ती है, जिससे बड़ी बड़ी टक्करें होती जाती हैं। हमारी गैलेक्सी अपने सबसे नजदीकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ टकराकर मर्ज होगी। ये लगभग 3 बिलियन सालों में होगा। ये टक्करें इतनी स्लो होगी कि इसमें 2 बिलियन साल लग जाएंगे। और यही प्रक्रिया पूरे कॉस्मॉस में हो रही है। बड़ी बड़ी गैलेक्सियां लगातार टकराकर रिफॉर्म हो रही है। इन बड़ी टक्करों में ट्रिलियन सितारे एक दूसरे से टकराते हैं, और उनके भारी वजन के कारण वो घूमने लगते हैं। ग्रेविटी बिग बैंग के बाद से ही ब्रह्मांड की हर घटना यूं ही चल रही है। अगर हम वक्त की परवाह ना करें तो ब्रह्मांड कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेकिन क्या
ये कॉस्मिक व्हर्लपूल हमेशा यूं ही रहेगा, मास, एनर्जी, स्पेस और टाइम को समेटे हुए रख सकेगा? यह प्रश्न सोचने में भी कितना जटिल लगता है। मेरे ख्याल से इसका जवाब भी वहीं छुपा है जहां से हमने शुरू किया था, यानी बिग बैंग में। खुद से पूछिए कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन या इन्फ्लेशन आखिर हुआ ही क्यों? जब हमें इसका जवाब मिल जाएगा और हम बिग बैंग को समझ लेंगे तो इस ब्रह्मांड के भविष्य को भी समझ लेंगे। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी का हाथ है। यह स्पेशल एनर्जी है जो ब्रह्मांड को पुश कर रही है। ग्रेविटी भले ही चीजों को एक करती जा रही है, लेकिन शायद डार्क एनर्जी ही यूनिवर्स को एक्सपैंड होने में मदद कर रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, मगर यह निश्चित है कि ब्रह्मांड का भविष्य इस डार्क एनर्जी के बर्ताव पर निर्भर करता है। अगर डार्क एनर्जी कम हो गई तो ग्रेविटी भारी हो जाएगी और लगभग 20 बिलियन सालों में यूनिवर्स अपने शुरुआती स्टेज में पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा और ये बिग बैंग का अजीब सा रिवर्सल होगा। जिसमें स्पेस छोटा होता चला जाएगा। इस थियरी को बिग क्रंच कहा जाता है। और अगर यह सच हुई तो आज से 30 बिलियन साल बाद यूनिवर्स का सारा मैटर एक छोटे ब्लैक होल में समा जाएगा। पूरा ब्रह्मांड एक छोटे बिंदु की तरह हो जाएगा, जैसा कि वो बिग बैंग से पहले था। भले ही यह साफ सुथरा अंत लगे, मगर मेरे हिसाब से डार्क एनर्जी हमेशा यूनिवर्स को एक्सपैंड करवाएगी ही, और वो हमेशा फैलते ही रहेगी जब तक यूनिवर्स ठंडा और डार्क नहीं हो जाता। सब कुछ इतना दूर पहुंच जाएगा कि ग्रेविटी भी हार मान लेगी। मुझे लगता है कि आगे ठंड जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है, क्योंकि सारा यूनिवर्स सिकुड़ने वाला है। इसका जवाब हमेशा से पता लगाना था और है, लेकिन जब हम इस कॉस्मिक गुत्थी को सुलझा लेंगे, तब हम सिर्फ अपने ब्रह्मांड के ही नहीं, बल्कि हमारे अगल बगल के सारे यूनिवर्स के मास्टर बन जाएंगे। तो क्या हमारा जीवन और उसका अंत ऐसा ही होगा, या हमें यूनिवर्स के अंत से पहले नए रास्तों का पता लगाना होगा? शायद हमें यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है इसका जवाब हमेशा से पता लगाना था और है, लेकिन जब हम इस कॉस्मिक गुत्थी को सुलझाने लगें तब हम सिर्फ अपने ब्रह्मांड के ही नहीं बल्कि हमारे अगल बगल के सारे यूनिवर्स के मास्टर बन जाएंगे।